तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड संक्षिप्त एक अवलोकन सीरीज। ठीक है, इसमें हम परीक्षावाणी सीरीज का जो पहला चैप्टर है उसके सभी वन लाइनर को प्रश्नों के रूप में हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। आज यहाँ पे इस सीरीज का जो है ये तीसरी क्लास है। ठीक है, इससे पहले हमने यहाँ पे 2 वीडियो कंप्लीट कर ली है, आज यहाँ पे तीसरी है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, यमुना तट, अलकनंदा तट, खुटानी नाला और पश्चिमी रामगंगा घाटी से किस काल के साक्ष्य मिले हैं। यमुना तट यानी कि कालसी में, अलकनंदा तट जो कि श्रीनगर में और खुटानी नाला पश्चिमी रामगंगा घाटी से किस काल के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं वो निम्न पुरापाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। निम्न पुरापाषाण युग के उपकरणों की खोज किसने की थी। तो ये की थी KP नौटियाल व यशोधर। ठीक है, यहाँ पे यशोधर मठपाल जी ने। मध्य पुरापाषाण युग के उपकरणों की खोज का दावा किसने किया था। तो वो क्या था, KP नौटियाल ने किया था और ये श्रीनगर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो निम्न पुरापाषाण युग के उपकरणों की जो खोज की थी KP नौटियाल व यशोधर मठपाल ने की थी। मध्य पुरापाषाण युग के उपकरणों की खोज की है KP नौटियाल ने और श्रीनगर से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वप्रथम डॉक्टर MP जोशी द्वारा लाखू उड्यार या लाखू शैलाश्रय की खोज कब की गई थी। तो ये की गई थी 1968 में। ठीक है, यह सुयाल नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो जो लाखू उड्यार है या लाखू शैलाश्रय जो है ये अल्मोड़ा के सुयाल नदी के तट पर स्थित है। इसका जो मुख्य विषय है तो सामूहिक नृत्य इसमें बताया गया है और इस शैलाश्रय का जो आकार है तो वो नागफनी के आकार का है और इसे प्रागैतिहासिक काल का माना गया है। आगे यहाँ पे देखते हैं, किन स्थलों से क्रमशः 8 और 5 ताम्र मानव कृतियाँ की प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो किन किन स्थानों से क्रमशः 8 और 5 ताम्र मानव कृतियों की प्राप्ति हुई है। तो देखो, पिथौरागढ़ के बनकोट से 8 मानव कृतियाँ प्राप्त हुई हैं और पिथौरागढ़ के नैनी पातल से, ठीक है, नैनी पातल से 5 मानव कृतियाँ प्राप्त हुई हैं। तो बनकोट में 1989 से प्राप्त हुई हैं और नैनी जो पाताल है यहाँ से 1999 में, ठीक है, प्राप्त हुआ है। आगे यहाँ पे देखते हैं, पुराणों में मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया है। तो मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को कहा गया है पुराणों में उत्तरखंड, ब्रह्मपुर और खसदेश। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है ब्रह्मपुर। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है। तो ये मिलता है ऋग्वेद से। ठीक है, ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि व मनुष्यों की भूमि कहा गया है। ठीक है, कुछ अन्य धार्मिक ग्रंथों के जो नाम है उत्तराखंड के, तो पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि और पवित्र भूमि। इसके अलावा यहाँ पे ऐतरेय ब्राह्मण में, तो जो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है ये ऋग्वेद का ही एक ग्रंथ है और इसमें उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का, ठीक है, प्रयोग किया गया है उत्तराखंड के लिए। बौद्ध साहित्यों में, ठीक है, बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड के लिए हिमवंत कहा गया है या हेमवंत शब्द का प्रयोग भी किया गया है। जो बौद्ध साहित्य है इनकी जो भाषा थी तो वो पाली भाषा थी। आगे यहाँ पे देखते हैं, स्कंद पुराण में मानसखंड व केदारखंड कहा गया है। तो मानसखंड कहा गया है कुमाऊं के लिए और केदारखंड कहा गया है गढ़वाल क्षेत्र के लिए। मानसखंड में किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया है। ठीक है, मानसखंड में किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया है। तो ये कहा गया है अल्मोड़ा को। ठीक है, अल्मोड़ा को। और मध्यकाल में अल्मोड़ा के लिए राजपुर या राज्यपुर का प्रयोग किया गया है। गढ़वाल क्षेत्र को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। तो गढ़वाल क्षेत्र को वैदिक काल में हेमवंत नाम से जाना जाता था। ठीक है, हेमवंत नाम से इसको जाना जाता था। मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान व कुबेर की राजधानी कहाँ है। तो मनु का निवास स्थान अलकापुरी में है
और कुवैत की राजधानी भी अलकापुरी है। प्राचीन ग्रंथों में अलकनंदा के उद्गम से और बद्रिका आश्रम के बीच के क्षेत्र को क्या कहा गया है? ठीक है, तो प्राचीन ग्रंथों में अलकनंदा, जहाँ से अलकनंदा का उद्गम होता है, यहाँ से लेके और बद्रिका आश्रम के बीच के क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो ये अलकापुरी इसको कहा गया है। भगवान राम ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी? तो इन्होंने की थी देवप्रयाग में, और देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि व समग्र पापों का विनाशक कहा जाता है। ठीक है, तो देवप्रयाग को किसे समस्त तीर्थों का शिरोमणि व समग्र पापों का विनाशक कहा गया है? तो देवप्रयाग को कहा गया है। और देवप्रयाग में भगवान राम ने अपने अंतिम समय में यहाँ पे तपस्या भी की थी। आगे यहाँ पे देखते हैं, बाणासुर की राजधानी थी, तो ये ज्योतिषपुर थी, जो कि जोशीमठ में स्थित है। अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने कहाँ तपस्या की थी? तो इन्होंने तपोवन में, ठीक है, टिहरी के तपोवन में इन्होंने अपने अंतिम समय में यहाँ पे तपस्या की थी। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है भृंगतुंग। महाभारत के किस पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है? तो ठीक है, महाभारत के वन पर्व में, ठीक है, वन पर्व में पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन किया गया है। वन पर्व में ही पांडवों के गंगा द्वार यानी कि हरिद्वार से लेकर भृंगतुंग यानी कि केदारनाथ तक की यात्रा का वर्णन है। ठीक है, तो जो महाभारत का वन पर्व है, इसमें पांडवों ने जब हरिद्वार से लेके केदारनाथ तक की यात्रा की थी, तो इसी वन पर्व में इसका वर्णन मिलता है। अगला यहाँ पे देखते हैं, तो इसी वन पर्व में ऋषि धौम्य ने युधिष्ठिर को भारत के तीर्थों के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो महाभारत का जो वन पर्व है, तो इसमें ऋषि धौम्य जो है, ये युधिष्ठिर को भारत के तीर्थों के बारे में बताते हैं। महाभारत के आदि पर्व में उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु का वर्णन भी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? तो पुलिंद राजा थे सुबाहु, उनकी राजधानी थी श्रीनगर में। ठीक है, तो ये एक कुनिंद राजा थे और इन्होंने पांडवों की ओर से युद्ध किया था। ठीक है, भारत में कुनिंदों को कहा गया है, तो महाभारत में कुनिंदों को द्विज शब्द का प्रयोग किया गया है और कुनिंद नरेश को द्विज श्रेष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कुनिंदों को कहा गया है द्विज और जो कुनिंद राजा थे उनको द्विज श्रेष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में कौन से दो विद्यापीठ थे? तो ये थे यहाँ पे बद्रिका आश्रम और कण्वा आश्रम। ठीक है, प्राचीन काल में इनको गढ़वाल क्षेत्र में दो विद्यापीठ माने जाते थे। वेदव्यास जी द्वारा 6 लाख संहिताओं की रचना की थी, तो वो की थी बद्रिका आश्रम में। ठीक है, जो कण्वा आश्रम है, तो यहाँ पे दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग की रचना भी की थी कालिदास ने। और जो कण्वा आश्रम है, ये उत्तराखंड के कोटद्वार में हेमकूट और मणिकूट पर्वतों की गोद पर ये स्थित है। ठीक है, और कौन सी नदी के तट पर है? तो ये मालिनी नदी के तट पर स्थित है और इसका जो वर्तमान नाम है, तो कण्वा आश्रम को वर्तमान में चौका घाट के नाम से जाना जाता है। दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग से जुड़ा है, तो वो कण्वा आश्रम से। ठीक है, कण्वा आश्रम जो है ये दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। सम्राट भरत का जन्म कहाँ हुआ था? तो कण्वा आश्रम में हुआ था और इन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम भारत भी पड़ा है। कालिदास ने किस स्थान पर अपने महाकाव्य अभिज्ञान शकुंतला की रचना की थी? तो कण्वा आश्रम में ही कालिदास ने अपनी जो इनकी रचना थी अभिज्ञान शकुंतलम, तो इसकी रचना उन्होंने यहीं पे की थी। कण्वा आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये मालिनी नदी के तट पर स्थित है और इसको वर्तमान में चौका घाट के नाम से जाना जाता है। गढ़वाल क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार किसके समय में अधिक हुआ था? तो गढ़वाल क्षेत्र हो या कुमाऊं क्षेत्र, ठीक है, दोनों में जो बौद्ध धर्म का जो प्रचार हुआ था, तो ये खस जातियों के समय में हुआ था। ठीक है, गढ़वाल में भी और कुमाऊं क्षेत्र में भी। किसे गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा गया है? तो कोटद्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है।
पौराणिक काल में कुमाऊं क्षेत्र को कहा गया है तो मानसखंड, ठीक है। पौराणिक काल में कुमाऊं क्षेत्र को मानसखंड कहा गया है। पौराणिक काल के बाद कुमाऊं क्षेत्र के लिए जो प्रयुक्त नाम हुए थे उसके बाद, ठीक है, पौराणिक काल के बाद कुमाऊं क्षेत्र के लिए प्रयुक्त नाम थे तो कुरुमप्रस्थ, कुर्मागिरी, कुर्मांचल और कुमाऊंगढ़ कुमाऊं क्षेत्र को कहा गया है। कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में मिलता है तो ये मिलता है स्कंद पुराण में, ठीक है। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि जाखन देवी मंदिर कहाँ है तो ये अल्मोड़ा में है। और इस मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है तो यक्षों की निवास की पुष्टि यहाँ से होती है। कुमाऊं क्षेत्र में स्थित अनेक नाग मंदिरों से पुष्टि होती है तो नागों के निवास की पुष्टि होती है नाग मंदिरों से। सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर यहाँ पे, ठीक है, बीनाग या बेरीनाग, यहाँ पे बेरीनाग है। सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर वीनाग या बेरीनाग कहाँ स्थित है तो ये है पिथौरागढ़ में। किसके समय में कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था तो खसों के समय में हुआ था। कत्यूर घाटी से अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं मिली हैं। कितनी मुद्राएं मिली हैं कत्यूर घाटी से तो ये मिले हैं 54। अल्मोड़ा की मुद्राओं पर किन कुणिंद शासकों के नाम लिखे हैं तो ये हैं आसे, गोमित्र, हरदत्त और शिवदत्त, ठीक है। इन कुणिंद शासकों के नाम मिले हैं अल्मोड़ा की मुद्राओं से। देहरादून के कालसी से 257 ईसा पूर्व का एक प्राकृत भाषा एवं ब्राह्म लिपि का शिलालेख मिला है तो ये किसका शिलालेख है, ये है अशोक का शिलालेख। इस शिलालेख की जो खोज हुई थी तो 1860 में इसकी खोज हुई थी और जॉन फॉरेस्ट द्वारा इसकी खोज हुई थी। इसकी जो भाषा है वो प्राकृत भाषा है और लिपि है इसकी ब्राह्मी लिपि। लाखा मंडल से प्राप्त शिलालेख किसका है तो वो है राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख है। त्रिशूल लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है तो ये गोपेश्वर व बाड़ाहाट, ठीक है, 2 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं पांडुकेश्वर, कंडार, चंपावत व बैजनाथ से किनके ताम्रपत्र लेख मिले हैं तो ये मिले हैं कार्तिकेयपुर राजाओं के। आगे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी तो वो थे कुणिंद शासक, ठीक है। किस अभिलेख से यह पुष्ट होता है कि कुणिंद लोग मौर्यों के अधीन थे तो जो कालसी का अभिलेख है इससे पुष्टि होती है कि यहाँ पे पहले जो कुणिंद थे ये मौर्यों के अधीन थे। अगला यहाँ पे देखते हैं कुणिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था तो वो थे अमोघभूति। पहली सती ईसा पूर्व में अमोघभूति की मृत्यु के बाद इस क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया था तो यहाँ पे अमोघभूति जो थे इनकी मृत्यु के बाद यहाँ पे शकों का शासक होता है। आगे यहाँ पे देखते हैं अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर इस क्षेत्र में किसके आधिपत्य को प्रमाणित करता है तो ये शकों के, ठीक है। शकों के बाद राज्य के तराई क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो गया था तो शकों के बाद यहाँ पे आ गए थे कुषाण, ठीक है, और कुषाणों ने यहाँ पे अपना शासन किया था। छठी सदी के उत्तरार्ध में किसने उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था तो कन्नौज के मोखरियों ने, ठीक है, मोखरी वंश यहाँ पे आ गए थे, उन्होंने यहाँ पे शासन किया था। और जो मोखरी राजवंश थी इनकी राजधानी थी कन्नौज में और प्रथम मोखरी शासक कौन थे तो वो थे हरिवर्मा। इसके बाद यहाँ पे हर्ष के समय भीमसेन ने उत्तराखंड की यात्रा की थी और उसने इस राज्य को क्या कहा है तो इन्होंने कहा है पोलीहीमोपूलो, ठीक है। इन्होंने भीमसेन ने उत्तराखंड को कहा है पोलीहीमोपूलो, यानी कि कनिंघम के अनुसार इन्होंने ब्रह्मपुर कहा। अगला क्वेश्चन है भीमसेन ने हरिद्वार को क्या कहा है तो हरिद्वार को इन्होंने कहा है और मोयूलो, ठीक है, मोयूलो कहा है, यानी कि इसका जो अर्थ है कनिंघम के अनुसार तो मयूरपुर है। और इसका जो क्षेत्रफल बताया है तो 20 ली उन्होंने इसका क्षेत्रफल बताया है। उत्तराखंड के किस राज्यवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है तो ये माना जाता है कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश को।
जो कार्तिकेयपुर राजवंश के जो अभिलेख थे तो इनकी जो लिपि थी वो थी कुटिला, और कार्तिकेयपुर में ठीक है जो राजभाषा या लोक भाषा थी तो राजभाषा इनकी थी संस्कृत और लोक भाषा थी पाली भाषा। कार्तिकेयपुर राजवंश के जो अभिलेख मिले हैं उनकी लिपि थी कुटिला। 300 वर्षों के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी बनी थी तो बैजनाथ, ठीक है। तो इससे पहले मतलब शुरुआत के 300 वर्ष में ये चमोली में इनकी राजधानी रही है। उसके बाद इन्होंने बैजनाथ यानी कि कत्यूर घाटी में, ठीक है, बागेश्वर के कत्यूर घाटी में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। तो ये थे आज के कुछ यहाँ पे क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।